हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 209 और आज हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज चैप्टर हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर। बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी समरी बेस्ड है ये। एनसीईआरटी के बाहर हम एक भी टर्म यहाँ पर स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से आज सीख लेंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हम बायोलॉजी को यूज़ करके टेक्नोलॉजिकली नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब लाइव ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स को यूज़ करके हम बहुत पहले टाइम से भी प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाते आ रहे हैं जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं। एक एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो दही हो गया, ब्रेड, वाइन, ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से बनती आ रही है और इनमें भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग ब्रेड और वाइन की बात करें, वाइन इज़ बेसिकली अल्कोहल, तो ब्रेड और वाइन हम लोग किससे बनाते हैं? यीस्ट नाम के एक यूनिसेलुलर फंगस से। तो हम लोग एक फंगस यानी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। कर्ड है तो वो कैसे बनता है? मिल्क के अंदर जब हम लैक्टोबैसिलस एक लाइव बैक्टीरिया डालते हैं तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो ये भी। और इस तरह के बहुत से प्रोसेसेस जो माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, ये सब एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी ही कहलाती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा था, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। जीन्स का सिंथेसिस करना, डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट, कोई अगर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो उसको करेक्ट करना, जैसे हमने एडीए जीन का करेक्शन किया था स्किड केस के अंदर, तो ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। तो बहुत से एंशिएंट प्रोसीजर्स भी बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत से लेटेस्ट प्रोसीजर्स भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों को मिलाकर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी यूरोप के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी का जो फेडरेशन है, उन्होंने जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो कुछ ऐसी है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन मतलब उसको जोड़ना, नेचुरल साइंस को जोड़ना किसके साथ में? ऑर्गेनिजम्स के साथ में, उनके सेल्स के साथ में, या उनके पार्ट्स के साथ में, और यहाँ तक कि उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ में। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्रोटीन्स, डीएनए, उनके साथ में, ताकि हम नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकें, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम चीज़ें सीखते जाएंगे, आपको डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो बस अब हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की है, एक है एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी जो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कर्ड, ब्रेड, वाइन या दूसरे काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंशिएंट मतलब पुराना। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरह से डीएनए को कट करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डालना और वो सब चीज़ें, यानी जो एंटायर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली अपने को दो कोर टेक्निक्स पढ़नी है। दो कोर टेक्निक्स कौन कौन सी है? पहली कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी कहलाती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब दोनों में क्या करते हैं ध्यान से सुनेगा। पहला वर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जीन्स की इंजीनियरिंग, जीन्स के ऊपर इंजीनियरिंग करना, यानी कि किस तरह से जीन्स को यूज़ करके आप नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हो, उसको आप कहते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम लोग जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को किस तरह से एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम लोग चला सकते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हम प्रोसेस करेंगे, जबकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग उस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है उसके अंदर, वो सबको कैसे मेंटेन करना है, वो हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में सीखेंगे। पहले बात करता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं। केमिस्ट्री चेंज करने मतलब डीएनए और आरएनए है क्या? डीएनए और आरएनए एक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, तो हम उस सीक्वेंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, वो चेंजेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब जब डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री आप चेंज करके आप उसको डालते हैं दूसरे होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और होस्ट ऑर्गेनिजम्स में जाने के बाद में ये डीएनए और आरएनए जो चेंज हो चुका है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डीएनए और आरएनए का जीनोटाइप चेंज करोगे, उनका सीक्वेंस चेंज करना मतलब जीनोटाइप चेंज करना, जीनोटाइप चेंज करोगे तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा कंसेप्ट क्या है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में
हम लोग बस ये कह रहे हैं कि हम जितने भी प्रोसेसेस कर रहे हैं उन प्रोसेस में किस तरह से हम लोग एक स्टेराइल एम्बियंस बना सकते हैं। एम्बियंस मीन्स सराउंडिंग्स। जैसे मैं कोई भी प्रोसीजर कर रहा हूँ, समझो मैं किसी सेल की ग्रोथ करवाना चाहता हूँ। अब अगर मैंने सेल की ग्रोथ एक नॉन स्टेराइल सराउंडिंग्स में की, नॉन स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या हो गया? स्टेराइल का मतलब होता है एक ऐसा सराउंडिंग्स जिसके अंदर किसी भी तरह का लिविंग या लाइफ का कोई फॉर्म है ही नहीं, ना ही किसी तरह का बैक्टीरिया है, ना ही किसी तरह का वायरस है। तो जब इस तरह का एम्बियंस होगा तब जो चीज़ मैं ग्रो करना चाहूँगा वही ग्रो होगी। एक एग्जांपल के लिए मैंने एक पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश के अंदर समझो मैं कोई टिश्यू को ग्रो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक, अब जो पेट्री डिश है वो पेट्री डिश स्टेराइल नहीं है। अब अगर वो स्टेराइल नहीं है, समझो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो जब मैं टिश्यू की ग्रोथ करवा रहा रहूँगा तो मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूँगा तो उसकी वजह से उस माइक्रोब की भी ग्रोथ साथ साथ में होगी। बट बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेराइल एम्बियंस बनाते हैं जिससे हम लोग केवल उसी चीज़ की ग्रोथ होने दें जिसकी हमें ज़रूरत है। इसको हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब देखो दो टर्म्स आपने पढ़े होंगे क्लास 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में मेन डिफरेंस देखो क्या था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो फ़ायदा ये था कि वो वेरिएशंस को परमिट करता है। मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी वेरिएशंस नहीं आ सकते, जैसा पेरेंट रहेगा वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस आती है और वेरिएशंस आएंगे तभी एवोल्यूशन होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि हम कंजर्व कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगी तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगी तो उसमें चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करना चाहते हो तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस रहता है। अब मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस की। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस मतलब आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम लोग दो अलग अलग प्लांट्स ले लिए, एक ही स्पीशी के दो अलग अलग वैरायटी ले ली मैंने प्लांट्स की, और उन दोनों को आपस में क्रॉस करवा के नई हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया। करते आ रहे हैं हम लोग काफ़ी सालों से इनको, ये एनिमल्स में भी ये प्रोसेस करते आ रहे हैं, प्लांट्स में भी ये प्रोसेस करते आ रहे हैं हम लोग। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब जब मैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की बात करूँ या दो वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस करवाऊँ तो उस क्रॉसिंग में देखना जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं और जो अनडिज़ायर्ड जीन्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में डिज़ायर्ड भी जा रहा है और अनडिज़ायर्ड भी जा रहा है। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया कि डिज़ायर्ड के साथ साथ में अनडिज़ायर्ड जो जीन्स हैं, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। बट अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से केवल हम उसी जीन को आगे ले जा सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस की लिमिटेशन नहीं होती, केवल डिज़ायरेबल जीन्स का ही मल्टीप्लिकेशन हम करवा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। कैसे करेंगे वो हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स। अगर आपने अगले 10 मिनट तक मुझे अच्छे से सुन लिया तो आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लियर करवाऊंगा। देखो शुरुआत करता हूँ मैं चाहता हूँ इंसुलिन बनाना। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज रिलीज करता है और ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अभी आपने सुना होगा इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली कोई बीमारी है तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। फैलने वाली, ये इस तरह से फैलती नहीं, इट इज़ नॉट कॉन्टेजियस। फैलने वाली मतलब सबसे ज़्यादा जो आजकल देखी गई है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। आपको हर घर में एक डायबिटीज़ का केस तो देखने को मिल जाएगा। तो क्यों ना इंसुलिन के हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाए। अब इंसुलिन का हार्मोन है क्या? बेसिकली एक प्रोटीन है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अब देखो, बिकॉज प्रोटीन किसके गाइडेंस में बनता है? डीएनए के गाइडेंस में। यानी इंसुलिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है उसको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। और हमने ह्यूमन सेल में से उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया
और उस जीन को हमने आइसोलेट कर लिया। ह्यूमन सेल लिया, डीएनए निकाला और उस डीएनए में हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस जीन को निकाल लिया जो जीन इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। अब अगर मैं इस जीन को एक बैक्टीरिया में डाल दूं, जैसे समझो इकोलाई में डाल दूं, अब इकोलाई में जाने के बाद में क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? अब ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल यानी कोई पर्टिकुलर कोडॉन जिस अमीनो एसिड को यूकैरियोट्स में कोड करता है उसी अमीनो एसिड को प्रोकैरियोट में भी कोड करेगा। अब मैंने इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला, उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से जब वो एक्सप्रेस होगा तो अमीनो एसिड्स जो है ट्रांसलेशन करके उस अमीनो एसिड की चेन बनेगी। अब बिकॉज यूकैरियोट्स में भी वही अमीनो एसिड कोड होंगे जो प्रोकैरियोट्स में कोड हो रहे हैं, इसका मतलब इस जीन को अगर मैं बैक्टीरिया में भी डाल दूं तो वही पॉलीपेप्टाइड बनेगा जो ह्यूमन बींग्स में बनता है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी अबाउट जेनेटिक कोड, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जीन को बैक्टीरिया में डाल दूं मैं, जिससे क्या होगा कि ये जाके बैक्टीरिया में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। बट अब फिर बात ये आती है कि सर बैक्टीरिया में डालो या ह्यूमन बींग में रहने दो, तो ह्यूमन बींग में भी तो इंसुलिन बना ही रहा है ना वो। ध्यान से सुनना, मैं कमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मैं वो इंसुलिन बैक्टीरिया में बना के मार्केट में भी बेच सकूँ। अब बैक्टीरिया के साथ फ़ायदा क्या है? बैक्टीरिया में डालने से क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत फटाफट होती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत फटाफट होती है। अब मैंने एक इकोलाई बनाया, उस इकोलाई के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला वो जीन प्रेजेंट है। अब मैं इस बैक्टीरिया को फटाफट ग्रो करवा सकता हूँ, मतलब उसका कल्चर करके बहुत सारे इकोलाई प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो बहुत कम टाइम में आप सोचो इतने सारे इकोलाई हो जाएंगे जो एक साथ इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत वास्ट स्केल पे इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसे मार्केट में कमर्शियली बेच सकते हैं ताकि डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस को क्या हो, फ़ायदा हो। तो इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़े और हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ह्यूमन सेल से आइसोलेट कर लिया। उसके बाद हमने लिया इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया और उस इकोलाई से निकाल लिया मैंने प्लाज्मिड डीएनए। अब सवाल ये आता है कि सर प्लाज्मिड क्या होता है? ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए यानी जो मेन जीनोम होता है उसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड, ध्यान से सुनना, प्लाज्मिड मेन डीएनए का पार्ट नहीं है। इस फिगर के अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, दिस इज प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड इज ऑलवेज सर्कुलर प्लस इट इज एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए या फिर आप कह सकते हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। बट सबसे बड़ा फायदा जो प्लाज्मिड का है वो ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है, यानी प्लाज्मिड डीएनए जीनोमिक डीएनए पे डिपेंड नहीं करता फॉर रेप्लिकेशन। और हमें तो यही चाहिए था, एक ऐसा डीएनए जो रेप्लिकेट हो सके। तो मैंने उस बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड डीएनए निकाला। ठीक है, प्लाज्मिड का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज द सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। प्लाज्मिड डीएनए मैंने निकाला और उस प्लाज्मिड डीएनए में मैंने कट लगा दिया। उसमें मैंने क्या कर दिया? एक कट लगा दिया। अब मैंने ये कट यहाँ पे क्यों लगाया? मैंने ये कट इसलिए यहाँ पे लगाया ताकि मैं इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को यहाँ पर प्लेस कर सकूँ और इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ। और हमने यही किया प्लाज्मिड कट करने के बाद में। अब मेरे पास क्या बन के आ गया? अब मेरे पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। और अब इस प्लाज्मिड को मैंने वापस किस में इंट्रोड्यूस कर दिया? इकोलाई के अंदर। और इस इकोलाई को अब मैं रिप्रोड्यूस करवाऊंगा, बहुत सारे इकोलाई बनेंगे और जब ये प्लाज्मिड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब वो क्या बनाएगा? तब वो बनाएगा इंसुलिन। और ये इंसुलिन फिर मार्केट में हम इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं ताकि डायबिटीज़ पेशेंट्स तक ये पहुंच जाए। तो ये बेसिक स्टेप्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। दिस इज व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जितना आसानी से हमने बोल दिया कि अच्छा डीएनए आइसोलेट कर लिया, डीएनए को कट कर लिया, फिर डीएनए को जोड़ दिया, ये इतना आसान होता नहीं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि डीएनए मुझे साफ साफ आंखों से दिखता है तो मैंने ये 2 डीएनए कट किए और इसको इसके साथ में लेके स्टिच कर दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। डीएनए इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। समझ रहे हो? तो ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हमने इसको समझ लिया। समझ रहे हो? अब बेसिक स्टेप्स जो एनसीईआरटी ने लिखे वो है कि पहला स्टेप की आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले तो उस डीएनए को पहचानो जिसमें डिजायरेबल जीन है। डिजायरेबल जीन मतलब डिजायरेबल मतलब जिसकी मुझे इच्छा है। जैसे मुझे इस केस में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की डिजायर थी तो मैंने उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उस आइडेंटिफाइड डीएनए यानी उस आइडेंटिफाइड जीन को होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, कर दिया। और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया होस्ट के अंदर, उसको मेंटेन करना है वहाँ पे, और उस डीएनए को उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी तक लेकर जाना है। यानी जो इकोलाई की नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा, वहाँ भी वो इंट्रोड्यूस डीएनए पहुँचना चाहिए। और वो तभी पहुँचेगा जब वो रेप्लिकेट करेगा, और वो तभी रेप्लिकेट करेगा जब आप उसको प्लाज्मिड में डालोगे या किसी ना किसी डीएनए के साथ में इंटीग्रेट करोगे। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ इस लेक्चर के अंदर, बिकॉज इन वर्ड्स को सीधा सीधा यूज़ किया जाएगा। सबसे पहला वर्ड है फॉरेन डीएनए। क्या वर्ड है? फॉरेन डीएनए। ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये जो ई कोलाई है, जीन किसके अंदर डाला मैंने? ई कोलाई के अंदर। तो ये ई कोलाई क्या बन गया, या ई कोलाई का जो डीएनए है वो क्या बन गया? होस्ट डीएनए। और ये ई कोलाई खुद बन गया होस्ट सेल। होस्ट किसको कहते हैं हम लोग? जो किसी, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। गेस्ट होस्ट के अंदर, घर के अंदर जाता है। उसी तरह से फॉरेन डीएनए, हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन को हम क्या कह रहे हैं? फॉरेन जीन। फॉरेन जीन क्यों? क्योंकि उसको मैंने होस्ट के अंदर डाला है, इसलिए वो फॉरेन यानी कि बाहर का है। वो उस प्लाज्मिड का पार्ट नहीं था, वो बाहर का पार्ट था, इसलिए हम इसको कहा फॉरेन डीएनए सॉरी। और होस्ट डीएनए, वो प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो होस्ट डीएनए है, क्योंकि उस होस्ट के अंदर आकर फॉरेन डीएनए अटैच हो रहा है। उसके अलावा एक वर्ड यूज होगा वेक्टर। वेक्टर बेसिकली हम किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं कि फीमेल एनाफिलिस इज वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम, यानी वो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का काम करती है, उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा इंसुलिन बनाने वाला जीन को ई कोलाई तक कौन लेके गया? वो लेके गया प्लाज्मिड, यानी फॉरेन डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म तक जो लेके जाएगा उसको हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी कुछ टाइम में करेंगे। चलो फिर, अब होस्ट डीएनए लिया मैंने, उसके साथ में जोड़ दिया फॉरेन डीएनए। जब जोड़ा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है, रिकॉम्बिनेशन है। दो चीज़ें अलग की पहले मैंने, उसके बाद मैंने उनको वापस से जोड़ा, तो इसको प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो डीएनए बनेगा, उस डीएनए को मैं कहूँगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान रखना, फॉरेन डीएनए, होस्ट डीएनए, वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वर्ड बार बार यूज होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए है जो रिकॉम्बिनेशन से बना, और इसीलिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये कि ओराई नाम का एक साइट होता है हर डीएनए के ऊपर, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जैसे समझो ये डीएनए है, इस डीएनए का ये पोर्शन है ओराई, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इस ओराई से शुरू होगा। इस ओराई के अलावा कहीं से भी डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकता। और एक ऐसा डीएनए जिसमें ओराई नहीं है, वो डीएनए कभी भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। विदाउट ओराई अ डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो। अब ओराई हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में? तो ध्यान से सुनना, मैं एक फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने दो अलग अलग तरीके से ये काम करने का ट्राई किया। पहले तरीके में मैंने क्या किया कि उस फॉरेन डीएनए को होस्ट जीनोम यानी होस्ट के डीएनए के साथ में क्या किया? इंटीग्रेट। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि प्लाज्मिड के साथ उस फॉरेन डीएनए को मैंने इंटीग्रेट कर दिया या फिर जोड़ दिया। अब बिकॉज उस होस्ट जीनोम के अंदर यानी उस प्लाज्मिड के अंदर ओराई प्रेजेंट है, तो वो होस्ट जीनोम और ये उसके साथ जो इंटीग्रेटेड फॉरेन डीएनए वो दोनों के दोनों रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ओराई प्रेजेंट है। समझ में आई चीज़? ये एक सेल है ई कोलाई का, होस्ट सेल कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, जिसमें से ग्रीन पार्ट इज फॉरेन डीएनए एंड रेड पार्ट इज होस्ट डीएनए। अब होस्ट डीएनए के पास में खुद का ओराई है, जिसकी वजह से ये फॉरेन डीएनए को भी रेप्लिकेट करवाएगा, बिकॉज फॉरेन डीएनए इज नाउ पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। और जब होस्ट डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ साथ फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया कि इसको होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया। तो जब मैं इसको होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करूँगा तो वो जो फॉरेन डीएनए मैंने यूज़ किया उसके अंदर खुद का ओराई प्रेजेंट नहीं है। तो जब उसके पास खुद का ओराई प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, और अगर फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचेगा नहीं। नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंचेगा तो आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट नहीं
बन सकता है। मतलब समझ में आ रही चीज़? जैसे अब ये एग्जांपल ले लिया मैंने कि ये होस्ट सेल लिया था मैंने, और होस्ट डीएनए तो एज इट इज़ है, और मैंने फॉरेन डीएनए केवल सेल के अंदर डाल दिया, तो ये फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास खुद का ओराई नहीं है। तो समझ में आई चीज़? तो इसलिए फॉरेन डीएनए जब भी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसे जीनोम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जिसके पास ओराई प्रेजेंट हो, विदाउट ओराई वो रेप्लिकेशन शो नहीं करेगा। फिर एक वर्ड आता है डीएनए क्लोनिंग। एम्स 2019 का क्वेश्चन था ये। क्लोन करना बेसिकली जेरोक्स करना एक तरह से। तो डीएनए क्लोनिंग मतलब होता है डीएनए की कॉपीज बनाना, डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज बनाने को हम कहते हैं डीएनए क्लोनिंग, यानी बेसिकली डीएनए की फोटोकॉपी बनाने को हम कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। नेक्स्ट बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कोहन और बोयर के बारे में। एम्स 2019 पे उस पर इन पर क्वेश्चन भी था, ध्यान से सुनना। ये दो साइंटिस्ट बहुत बड़ी उपलब्धि की है इन्होंने, और ये वो है जिन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके दिखाई थी। 1972 की बात है, इन्होंने एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहली बार बनाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला जीन सबसे पहले तो उसको आइसोलेट किया। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करता है। इस दुनिया में हर कोई ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन शो करेगा। हमने एक एंटीबायोटिक इसको कहते हैं, एक ऐसा मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को मारता है या बैक्टीरिया को खत्म करता है। हमने एक एंटीबायोटिक बनाया जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया इवॉल्व होंगे धीरे धीरे, तो वो अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव या ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जिससे वो उस एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, यानी उस एंटीबायोटिक से वो खत्म नहीं हो। ये उनका एवोल्यूशन होगा। तो इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला जीन आइडेंटिफाई किया और उस जीन को आइसोलेट किया। उसके बाद में उन्होंने लिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक बैक्टीरिया है ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, उसमें से इन्होंने निकाला प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को कट किया और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन है वो उस प्लाज्मिड के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बाद में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, ई कोलाई के अंदर। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई में आएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये ई कोलाई भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो कुछ इस तरह से स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपलब्धि इनको दी जाती है। एम्स 2019 का ये क्वेश्चन है। तो समझ लिया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे करना है, जोड़ना है, काटना है, पीटना है, सब समझ लिया, पर इतना आसान नहीं है। कैसे करेंगे, कैसे कट करोगे? ऐसा तो है नहीं कि सीजर लिया, डीएनए को कट किया या आपने बाद में फेविकॉल से उसको चिपका दिया। भाई डीएनए दिखाई भी नहीं देता, तो जो चीज़ दिखाई भी नहीं देती उसको कट करना कैसे पॉसिबल है। तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स मतलब हथियार, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर पाए। तो उस टूल्स की हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत लंबा लेक्चर है टूल्स के लिए, तो इस पूरे एक सिंगल लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा। शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में इसको वापस कंटिन्यू भी करते रहेंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, इनका नाम ऐसा क्यों है, वो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। चलते हैं 1963 में कोहन और बोयर, बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन उनकी टूल्स की डिस्कवरी बहुत पहले से होनी चालू हो गई थी। 1963 में चलूँगा मैं। 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। देखो इसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई का ही पूरा नाम क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई में से दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम्स क्या काम करते थे, वो एस्चेरिचिया कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे या रोकते थे। अब बैक्टीरियोफेजिस किसे कहते हैं, तो हमें पता है बैक्टीरियोफेजिस वो वायरस है जो किसी बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं, यानी वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ए बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे तरीके डेवलप किए हैं जिससे उस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर सके, लिमिट कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके। और दो एंजाइम जो इनके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे वो 1963 में ई कोलाई से आइसोलेट किए गए। उसमें से जो पहला एंजाइम था वो पहला एंजाइम डीएनए के साथ मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है।
इससे ज़्यादा डिटेल हम एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। पहला एंजाइम क्या करता है, डीएनए के साथ में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, और दूसरा एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। अब मेरे लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम क्या है, डीएनए को कट करना। तो क्यों ना मैं इसी एंजाइम को यूज़ करके डीएनए कट करूं, मतलब जो एंजाइम ई कोलाई बना रहा है डीएनए कट करने के लिए, उसी एंजाइम्स को मैं यूज़ करके दूसरी डीएनए भी कट कर सकता हूं। और इस एंजाइम्स को कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब सबसे पहली बात कि सर एंजाइम का नाम ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों है, तो इसलिए है बिकॉज इस एंजाइम की हेल्प से बैक्टीरिया अपने अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका नाम है। ये बैक्टीरिया के रेफरेंस में नाम रखा गया है कि इट हेल्प्स इन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, इसलिए एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंजाइम का नाम क्या है, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के ही ग्रुप का एक एंजाइम है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। पहले एंडोन्यूक्लियस की बात करता हूँ। एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंडो इज इनसाइड, जैसे एंडोथीलियम। और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ध्यान रखना, एक्सो इज आउटसाइड, एंडो इज इनसाइड। यानी एक ऐसा न्यूक्लियस जो किसी डीएनए को अंदर की तरफ से कट करे उसको हम कहेंगे एंडोन्यूक्लियस, और एक ऐसा एंजाइम जो किसी डीएनए को बाहर की तरफ से कट करे तो उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। देखो इस फिगर के अंदर इन्होंने डीएनए को एंड पे कट किया तो एक्सोन्यूक्लियस, और एंड को छोड़ के बाकी बीच में कहीं पे भी कट किया तो एंडोन्यूक्लियस। आई होप चीज़ क्लियर है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। चलो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की जाती है, क्या तरीका है जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो हम लोग स्टडी करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। एग्जांपल है EcoR फर्स्ट। क्या नाम है, EcoR फर्स्ट। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जब नेमिंग होगी तो उसमें जो सबसे पहला लेटर होता है वो सबसे पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जीनस किसका, जीनस उस बैक्टीरिया का जिस बैक्टीरिया में से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया है। ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सारे बैक्टीरिया में से ही आइसोलेट किए जाते हैं। तो जिस बैक्टीरिया में से उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया वो बैक्टीरिया किस जीनस को बिलोंग करता है, उस जीनस का जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट होगा वही हमारे एंजाइम के नाम का सबसे पहला अल्फ़ाबेट बनेगा। और EcoR फर्स्ट बिकॉज इस एंजाइम को हमने आइसोलेट किया था एस्चेरिशिया कोलाई में से, इसलिए एस्चेरिशिया, जीनस का नाम क्या है, एस्चेरिशिया, इसलिए हम लोग ने वर्ड क्या यूज़ किया, ई। क्या वर्ड यूज़ कर लिया, ई फॉर एस्चेरिशिया। फिर आता है सेकंड और थर्ड लेटर। सेकंड और थर्ड लेटर उस बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के बारे में बात करेगा जिस बैक्टीरिया में से मैंने इस एंजाइम को आइसोलेट किया है। अब इस एग्जाम्पल में EcoR फर्स्ट को हमने आइसोलेट किया है ई कोलाई में से, इसलिए ई कोलाई में से ई तो जीनस का नाम है तो फर्स्ट लेटर, और कोलाई COLI, कोलाई, कोलाई यानी स्पीशीज़ के जो दो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप यूज़ करोगे। तो एस्चेरिशिया कोलाई CO हो गया हमारे लिए सेकंड और थर्ड लेटर। उसके बाद में आता है फोर्थ लेटर, और फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट करता है उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को। स्ट्रेन किसको कहते हैं, जिस तरह से होता है ना प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ होती है उसी तरह से बैक्टीरिया के भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। एक ही स्पीशी के बहुत सारे स्ट्रेन्स अवेलेबल होते हैं और उस स्ट्रेन का जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट होगा वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और जिस ई कोलाई में से हमने EcoR फर्स्ट निकाला है उस ई कोलाई का जो स्ट्रेन कौन सा था, वो स्ट्रेन का नाम है ई कोलाई RY13, यानी कि बैक्टीरिया का पूरा नाम है ई कोलाई RY13, जिसमें RY13 उस स्ट्रेन का नाम है, इसलिए स्ट्रेन का जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट है R, उस R को मैं यहाँ पर नेमिंग में यूज़ करूँगा। फर्स्ट लेटर जीनस, सेकेंड और थर्ड लेटर स्पीशीज़, फोर्थ लेटर उसका स्ट्रेन, बन गया आपका नाम। और सबसे लास्ट में मैं लिखूँगा एक रोमन नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, बहुत से लोग इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं इकोराई। क्या यू रीड करते हैं इकोराई, तो तरीका सही नहीं है, इसको आपको रीड करना है EcoR फर्स्ट। क्यों, बिकॉज ये रोमन नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऐसे चलता है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्ट्रेन में से आपने किस ऑर्डर में इस एंजाइम को निकाला है। जैसे ई कोलाई RY13 स्ट्रेन में से सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो निकला था वो उसका नाम रख दिया मैंने EcoR फर्स्ट।
जो सेकंड निकलेगा उसको एक और सेकंड बोलोगे, इसी तरह का अगर एक और निकाला आपने तो उसको आप थर्ड बोल दोगे। यानी किस ऑर्डर में इनको आइसोलेट किया गया उस ऑर्डर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रोमन नंबर यूज करेंगे। अब तक हम लोग 900 से ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स आइसोलेट कर चुके हैं करीब बैक्टीरिया की 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स से। मतलब बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन्स को यूज़ करके हम करीब 900 से भी ज़्यादा ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग और सीखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो हर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डीएनए को कट करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे समझो इक्वार फर्स्ट यूज़ किया तो इक्वार फर्स्ट इस डीएनए में कहीं भी कट लगाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही कट लगाएगा और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, तो रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो पहचान वाला सीक्वेंस है उस एंजाइम के लिए जिस पे वो डीएनए में वहाँ पे जाकर कट करेगा। जैसे डीएनए का एक सीक्वेंस होता है ATGC CTAG, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस जो और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और किसी भी एंजाइम के दो रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं हो सकते। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखो एक बार, बहुत अच्छे से समझना जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ EcoR फर्स्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ? EcoR फर्स्ट की। NCERT ने इसी एंजाइम के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस की है, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट जिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे एक्ट करता है वो है GAATTC। कौन सा सीक्वेंस है? GAATTC। अब यहाँ पर देखना, इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी EcoR फर्स्ट जिन दो पर्टिकुलर बेस पे के बीच में कट लगाएगा वो भी क्या रहेगा? फिक्स। जैसे कि EcoR फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम कर रहा है GAATTC और ये EcoR फर्स्ट हमेशा G और A के बीच में, किसके बीच में? G और A के बीच में। ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है और कट कहाँ लगेगा उसको भी ध्यान रखना है। यानी हमेशा G और A के बीच में ही ये कट लगाएगा और कहीं पे भी कट नहीं लगाएगा। सिमिलरली ऊपर वाला जो इसका स्ट्रैंड है वहाँ पे भी G और A के बीच में ही कट लगेगा, बाकी कहीं पे भी कट नहीं लगेगा। यानी G और A के बीच में जब कट लगेगा तो कैसा हो गया? यहाँ पे G और A के बीच में, यानी यहाँ पे कट लगा और इस तरफ G और A के बीच में, यानी यहाँ पे कट लगा। अब इस कट लगने की वजह से अब कट लगने का तो ये दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे? सेपरेट। तो ये डीएनए का पोर्शन अलग हो गया, ये वाला डीएनए का पोर्शन अलग हो गया और ये वाला डीएनए का पोर्शन अलग हो गया, जो बीच वाला। यानी 3 डीएनए के सेगमेंट्स अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। समझ में आई चीज़? तो EcoR फर्स्ट का सीक्वेंस है GAATTC और कट कहाँ लगाएगा? ये G और A के बीच में। अब NCERT की कुछ लाइन से ध्यान से सुनना, क्या लिखा है उन्होंने। वो कहता है कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। वो सबसे पहले किसी डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में वो सर्च करेगा एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, उसके बाद में वो डीएनए पे बाइंड होगा और डीएनए पे बाइंड होने के बाद में वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को कट करेगा एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और कट कहाँ पे लगेगा? बैकबोन के अंदर। यहाँ पे देखो बैकबोन हम किसको कहते हैं? डीएनए की बैकबोन बनते हैं हमारे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से। तो यहाँ पर जो बैकबोन बनेगी, यहाँ पर इसमें यहाँ पे जो कट लगा है, तो यहाँ पे जब इसने कट लगाया, यहाँ पर ये जो कट लगा है देखो यहाँ पर G और A के बीच में, तो ये जो कट है, इस कट की वजह से कौन सा बॉन्ड टूटा है? ये बॉन्ड टूटा है जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटा है। और उस बॉन्ड के ब्रेकिंग होने की वजह से जब डीएनए सीक्वेंस अलग हो गया तो जो नाइट्रोजनस बेसेस, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ध्यान से सुनना, वापस बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बैकबोन पे अटैक करते हैं, यानी कि शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ेंगे, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ेंगे। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो बॉन्ड है उसके टूटने के बाद डीएनए जो अलग हुआ उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। लेकिन हमें अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फिजिकल बॉन्ड्स, दे आर नॉट केमिकल बॉन्ड्स। ऐसा फिजिकल बॉन्ड्स है। अब ध्यान से सुनना,
ए और ए इन जैसे ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो एंड बने हैं यहाँ पर ध्यान से देखना इधर, ये जो एंड बने हैं तो अब ये एंड टी और ए हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इनको हम लोग सेपरेट करेंगे भी तो कुछ टाइम बाद में इनमें टेंडेंसी रहेगी कि वो रीफॉर्म कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। सिमिलरली ये टी और ए के बीच में भी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की और ए और टी के बीच में टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। इसका मतलब ये है कि जो मैंने दो एंड अलग अलग किए, उनकी टेंडेंसी है वापस से रीजॉइन होने की, इसलिए मैं इन एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। स्टिकी मतलब जो चिपक जाए वापस से, तो इनमें हमेशा टेंडेंसी कैसी रहेगी? वापस चिपकने की। अब इस स्टिकी एंड बनने की वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है वो हम थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने क्या सीखा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग, शुगर फॉस्फेट का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर ऑलवेज पैलिंड्रोमिक। ये हमेशा कैसे रहेंगे? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? देखो पहले एक इंग्लिश का वर्ड है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसको आप चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम बनेगा। जैसे मलयालम, मलयालम को अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा, इस तरफ से, तो मैं क्या पढ़ूंगा? मलयालम। और अगर मैं इसको इस तरफ से भी पढ़ूं तो भी वर्ड क्या बनेगा? मलयालम। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। अब डीएनए सीक्वेंस के रिकग्निशन कैसे पैलिंड्रोमिक की तरह काम करते हैं, तो एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में एक बार पढ़ के देखो। यानी मैं पहले ऊपर वाला स्ट्रैंड पढ़ूंगा, कौन सी डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर मैं आगे से, पीछे से, उल्टे से ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा। मैं कैसे कह रहा हूँ? आप ऊपर वाले स्ट्रैंड को पढ़ो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो आप इसको पढ़ोगे GAATTC। अब मैं बोलूँगा आपको कि नीचे वाले स्ट्रैंड को पढ़ो, लेकिन ओरिएंटेशन कैसा रखना है? सेम, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तब आप इसको कैसे पढ़ोगे कि सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ना है, मतलब मैं पढ़ूंगा GAATTC, यानी सीक्वेंस क्या हुआ? सेम। इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। इसको ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं एक बार, ये भी कर लेते हैं हम लोग। ऊपर वाले स्ट्रैंड को आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ो, तो जब आप ऊपर वाले को 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ोगे तब आप इसको पढ़ोगे CTTAAG। अब नीचे वाले को पढ़ो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तब आप पढ़ोगे CTTAAG। यानी अगर सेम ओरिएंटेशन में आप दो डीएनए स्ट्रैंड्स को का सीक्वेंस स्टडी करते हो और अगर वो सेम है तो उसे आप कहते हो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। क्या कहते हो? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही स्ट्रैंड को, जैसे मलयालम पढ़ा तो उन्होंने एक ही स्टैंड को पढ़ लिया कि GAATTC, तो इसका उल्टा हो गया CTTAAG। तो सर ये तो सेम नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं हुए। ऐसा नहीं है, आपको दो स्ट्रैंड्स की स्टडी करनी है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और अगर वो सेम आता है तब आप उसको पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहोगे। और ये जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक GAATTC, ये किसका सीक्वेंस है? EcoR फर्स्ट का। और EcoR फर्स्ट कहाँ पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा यहाँ पर G और A के बीच में। तो आपको ये सीक्वेंस EcoR फर्स्ट का याद रखना है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था वो था हिंड सेकंड। कौन सा था? हिंड सेकंड, जिसमें 6 बेस पेयर्स का इनका रिकग्निशन सीक्वेंस रहता है। अब हिंड सेकंड के बारे में कंप्लीट तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया वो मैं आपको एक बार बता दूं। एच को किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। इस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। क्या नाम है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। हीमोफिलस जीनस है तो हीमोफिलस का H पहले यूज हो गया। उसके बाद में इन्फ्लुएंजाe, तो इन्फ्लुएंजाe का IN, तो सेकंड और थर्ड अल्फाबेट। तीसरा अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका स्ट्रेन को, तो जो स्ट्रेन यूज हुई वो थी डी स्ट्रेन, तो HIND बन गया। और सेकंड क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया, तो इसलिए फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो था हिंड सेकंड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। कुछ लाइंस इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में दे रखी है जो बहुत कंफ्यूज करती है, लेकिन इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो वो लाइंस भी आपके लिए बहुत आसान होगी। मेरे पास में एक डीएनए है, इस डीएनए में से मुझे एक फॉरेन डीएनए निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे उस जीन को, उस डिजायर्ड जीन को मुझे यहाँ से निकालना है। सीक्वेंस दे रखा है मुझे GAATTC, जो मुझे याद दिलाता है अबाउट EcoR फर्स्ट, यानी कि ये सीक्वेंस तो EcoR फर्स्ट है। तो मुझे अगर इसको कट करना है तो मैं कौन सा एंजाइम यूज़ करूं? तो मैं यूज़ करूंगा EcoR फर्स्ट।
फिर मैं चला वेक्टर डीएनए के पास में यानी प्लाज्मिड के पास में, और मुझे उस प्लाज्मिड को कट करना है। क्यों कट करना है? क्योंकि मैं उस फॉरेन डीएनए को उस प्लाज्मिड में डालना चाहता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं प्लाज्मिड के अंदर किसी फॉरेन डीएनए को अटैच करना चाहूँगा तो मुझे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे, और वो तभी बनेंगे जब उसके पास में उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट होगा। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपने देखा होगा किस तरह से प्लांट्स के अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है मैंगो ट्री में। ये एक मैंगो ट्री का स्टेम है, ये दूसरे का स्टेम है। मैं चाहता हूँ इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ बहुत अच्छे से, तो मैं एज इट इज़ इसको ऐसे नहीं जोड़ता। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एक कुछ ऐसा शेप बनाया, कुछ ऐसा समझ लो इसको। अगर मैं इसको फिगर में समझाना चाहूँ आपको, मैंने क्या किया, एक मैंगो के स्टेम को तो मैंने कुछ इस तरह से कट किया, समझ लो मैंने इसको कुछ ऐसे कट किया। अब जो मैं दूसरा वाला स्टेम कट करूँगा तो मुझे दूसरे वाले स्टेम का जो मेरे को कट करने का जो शेप बनाना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा शेप बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो ऊपर वाले से उस हिसाब से आ जाए। यानी मैं जो दूसरा स्टेम लूँगा मैं उसको कट करूँगा कुछ ऐसे, तभी तो मैं इन दोनों को जोड़ पाऊँगा ना, नहीं तो मैं जोड़ कैसे पाऊँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि प्लाज्मिड का डीएनए और फॉरेन डीएनए के बीच में जॉइनिंग तभी हो पाएगी जब इनकी बेस पेयरिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर मैंने टी कट किया है और मुझे इसके यहाँ पे टी जोड़ना है प्लाज्मिड में, तो इसके पास में ए होना चाहिए ना। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब मैं जिस एंजाइम से फॉरेन डीएनए को कट कर रहा हूँ उसी एंजाइम से मैं वेक्टर डीएनए को कट करूँ। बिकॉज मैं सेम एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ तो वो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा, और जब वो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा तभी तो जाकर वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फॉरेन डीएनए को जिस एंजाइम से कट करना है उसी एंजाइम से आपको वेक्टर डीएनए को कट करना है, ताकि उनके स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ सके। अब आपको समझ में आया होगा कि स्टिकी एंड्स बनने का फ़ायदा क्या होता है। आगे मैं लेके चल रहा हूँ इस डायग्राम को, और ज़्यादा अच्छे से स्टिकी एंड समझ में आएगा। सुनो, वेक्टर डीएनए लिया मैंने, इसमें जो मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर रहा हूँ ये सारी लेबलिंग एनसीईआरटी की है, तो ध्यान से सुनना। वेक्टर डीएनए के ऊपर उन्होंने लिखा है कि एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट सेम साइट। बिल्कुल सही बात है। जो वेक्टर डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है उस दोनों स्ट्रैंड्स को वो एंजाइम सेम साइट पे कट कर रहा है। सेम साइट पे कैसे कट कर रहा है कि ऊपर वाले को उन्होंने कट किया है जी और ए के बीच में। किसके बीच में? जी और ए के बीच में। तो नीचे वाले को भी वो कट कहाँ करेगा? जी और ए के बीच में। बिल्कुल सही लाइन लिखा है। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉरेन डीएनए के ऊपर उन्होंने लिखा है कि इको आर फर्स्ट कट्स डीएनए बिटवीन जी एंड ए ओनली व्हेन सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है। इको आर फर्स्ट का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC, और उसमें भी वो कट करता है जी और ए के बीच में। बिल्कुल, तो ध्यान से देख लो। फॉरेन डीएनए में जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया है वो है इको आर फर्स्ट, और सेम इको आर फर्स्ट में यूज़ करूँगा वेक्टर डीएनए के लिए। अब इको आर फर्स्ट यूज़ किया और मैंने डीएनए को कट कर दिया। सिमिलरली इको आर फर्स्ट यूज़ किया और मैंने वेक्टर डीएनए को भी कट कर लिया। अब ध्यान से सुनो, स्टिकी एंड्स बनाने का फ़ायदा देखो। यहाँ पे वेक्टर डीएनए में कट हुआ जी और ए के बीच में, और ये जो यहाँ पे जो पोर्शन था यानी ये वाला पोर्शन, मैंने इस वाले पोर्शन को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? एग्जैक्ट ऐसा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो ये जो सीक्वेंस बना नीचे वाला, इस वाले सीक्वेंस को मैंने रिमूव कर दिया। तो अब बचा मेरे पास क्या? AATT। क्या बचा? AAT और T। अब जब मैं इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर डीएनए के ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनना, इको आर फर्स्ट बनाया और मैं इसको लेके आया जब यहाँ पर, तो ये A आकर सीधा अपने आप जुड़ जाएगा किसके साथ में? T के साथ में। ये वाला A आकर जुड़ जाएगा T के साथ में, ये वाला A आके जुड़ जाएगा, सॉरी T आके जुड़ जाएगा A के साथ में, और ये वाला T आके जुड़ जाएगा A के साथ में। क्यों जुड़ा ये? बिकॉज स्टिकी एंड्स थे। कैसे एंड्स थे? स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स तभी बने जब आपने सेम एंजाइम दोनों पे यूज़ किया, यानी आपने बेसिकली इन दोनों डीएनए को जोड़ने के लिए बहुत आसानी से इनको जोड़ दिया। यानी बेसिकली आपने उस एंजाइम का काम आसान कर दिया जो इन दोनों डीएनए को जोड़ने वाला था, और वो एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज। कौन है?
डीएनए लाइगेज। अब ध्यान से सुनना, टी तो ए के साथ जुड़ जाएगा, ए टी के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में बहुत आसानी से पास पास आ गए। लेकिन ये जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड होगा, यानी इस पार्ट को आपको इसके साथ भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, इधर शुगर को फॉस्फेट के साथ, तो वो जो फॉस्फेट बॉन्ड यानी जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो बॉन्ड बनाएगा डीएनए लाइगेज। हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने आप नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे और अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से बनेगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आए और स्टिकी एंड्स पे जुड़ गए और बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हमें समझ में आ गया कि क्या फ़ायदा है स्टिकी एंड्स बनाने का और क्यों हमने एक ही एंजाइम यूज़ किया था वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के लिए। अब कुछ एनसीईआरटी की लाइन से जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी मुझे, हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाइन यहाँ पे ले आया हूँ, समझाऊंगा आपको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पैलिंड्रोमिक साइट कौन सी है मेरी, पैलिंड्रोमिक साइट है GAATTC। पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर कहाँ पे है, पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर है यहाँ पर, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको सेंटर से नहीं कट करके सेंटर से थोड़ा दूर कट कर रहा है, यानी G और A के बीच में, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। सेंटर से दूर है लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स में वो जो साइट है जहाँ पे वो कट कर रहा है वो कैसी है, सेम साइट, और वो कौन सी है, G और A के बीच में। समझ में आई आपकी चीज। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स। मतलब इसकी वजह से क्या बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन बन गए और वहां पर आपको ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस देखने को मिलेंगे। ओवर हैंगिंग मतलब लटके हुए। यहाँ पे देख लो आप, इस डीएनए के अंदर, फॉरेन डीएनए में यहाँ पर ये एंड दिख रहा है कैसे ना, ये लटका हुआ एंड है, मतलब कि एक स्ट्रैंड का एंड है लेकिन दूसरे स्ट्रैंड का एंड है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंड है वो कैसा है, ओवर हैंगिंग एंड, यानी इसका काउंटर पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और इन्हीं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। इनको स्टिकी स्ट्रैंड्स इसलिए कहा क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ में बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इसी स्टिकीनेस की वजह से जो डीएनए लाइगेज है वो डीएनए लाइगेज डीएनए को और आसानी से जोड़ सकता है। तो यही फ़ायदा है स्टिकी एंड्स बनाने का। आई होप डायग्राम पूरा क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक फिगर फटाफट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। शुरुआत करता हूँ एक फॉरेन डीएनए से। मैंने एक फॉरेन डीएनए लिया जिसमें वो डिजायर्ड जीन है। बाद में मैंने ले लिया एक वेक्टर डीएनए जो यहाँ पे प्लाज्मिड है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा है, बिल्कुल सेम। क्यों सेम, ताकि स्टिकी एंड बना सके और वो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। फॉरेन डीएनए उन्होंने कट कर दिया, ये डिजायर्ड डीएनए मुझे मिल गया और ये मैंने प्लाज्मिड को भी यहाँ पर सेम एंजाइम से कट कर दिया। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से मैंने उस फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया प्लाज्मिड के अंदर। एंजाइम कौन सा, डीएनए लाइगेज। अब इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था हमने ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जब किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद में वो खुद उस फॉरेन डीएनए को क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके एक्सप्रेस करे, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये ई कोलाई जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके अंदर का डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा और जब ये डीएनए एक्सप्रेस होगा तो वो उस डीएनए को भी एक्सप्रेस करेगा, यानी यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी कह रही है कि जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट बना उसमें दोनों में स्टिकी एंड्स एक जैसे बने और इनको बाद में जोड़ दिया गया यूजिंग डीएनए लाइगेज। जब तक कोई वेक्टर को और सोर्स डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटता तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया नहीं जा सकता। और अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यों ऐसा बनाया नहीं जा सकता। तो आई होप आपको ये प्रोसेस बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बस इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा इसे, बहुत अच्छे से। और अब आप इतनी ही अच्छे तरीके से जाके एनसीईआरटी पढ़ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब देखो जैसा मैंने बोला कि डीएनए दिखाई तो देता नहीं नेकेड आई से, तो इतना आसान तो है नहीं। मैंने पहले क्या किया, डीएनए लिया, डीएनए के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिए। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगा, अपना काम करेगा और डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मुझे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले तो सेपरेट करना है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने उनको अलग अलग करो और उनको वहां से आइसोलेट करो, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलो शुरुआत करता हूँ। डीएनए लिया था मैंने, एक कंप्लीट डीएनए था, मैंने उस डीएनए पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि इन फ्रेगमेंट्स को मैं क्या कर लूं, सेपरेट कर लूं, आइसोलेट कर लूं। तो जिस प्रोसेस को मैं यूज़ करूंगा उस प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी ये टेक्निक मुझे जो यहाँ सीखनी है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। यूज़ क्या है इसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे हम लोग ये काम करेंगे। बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव। बिल्कुल हमें पता है फॉस्फेट्स प्रेजेंट है तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर मैं डीएनए को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करेगा, बिल्कुल वो मूव करेगा। तो मैंने लिया एक जेल, मैंने क्या लिया, एक जेल, और हम लोग जो सबसे ज़्यादा जेल यूज़ करते हैं वो है एगरोस जेल। उस एगरोस जेल के अंदर होता है सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट ध्यान से सुनना, मतलब क्या है इसका, सीव, सीव किसको हम कहते हैं, पोर्स को। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, स्पंज लेना, कभी उस स्पंज को काट के देखना, उस स्पंज के बीच बीच में आपको बहुत छोटे छोटे से पोर्स दिखेंगे। तो ऐसा ही एक जेल है, उस जेल के अंदर सीविंग इफेक्ट है, यानी बहुत छोटे छोटे से पोर्स हैं। ये मैंने जेल लिया, यहाँ पे मैंने डीएनए रखा और यहाँ पे है एनोड। यहाँ पर क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, डीएनए नेगेटिव चार्ज। अब डीएनए इस एंड से एनोड की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा। ये क्यों मूव कर पा रहा है, क्योंकि उस जेल के अंदर क्या है, सीव्स प्रेजेंट है, यानी वो सीविंग इफेक्ट दे रहा है। अब सिंपल सी बात है, कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, जो सबसे ज़्यादा पोर्स को क्रॉस करेगा, और सबसे ज़्यादा पोर्स को वही क्रॉस करेगा जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो सीव्स हैं वो बहुत अलग अलग साइज़ के हैं, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। तो सबसे छोटा वाला सब तरह के पोर्स को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा एनोड के पास पहुंचा वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। यही प्रिंसिपल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो आराम से आप उनको सेपरेट कर सकते हो बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स एनोड। आप उनको फोर्स करो कि वो एनोड की तरफ मूव करे। कैसे फोर्स करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो एक मीडियम के थ्रू होते हुए वो आगे बढ़ेंगे और अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और सबसे कॉमन यूज्ड मैट्रिक्स कौन सा है, एगेरोस, एक नेचुरल पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है जो हम लोग सी वीड्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, इस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पर इलस्ट्रेट करके आपके सामने समझा रहा हूँ। बहुत अच्छा एनिमेशन है, ध्यान से सुनना, काफ़ी मेहनत लगाई इस एनिमेशन को मुझे बनाने में। देखो हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया जेल, एगेरोस जेल, और मैंने लगा दिए एनोड और कैथोड, यानी जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सके। ये है कैथोड नेगेटिव चार्ज और ये है एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे डीएनए को मूव कहाँ करवाना है, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। एनोड कैथोड लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और इसलिए अब यहाँ पर देखो ये तो क्या हो गया, मीडियम या मैट्रिक्स, यानी एगेरोस जेल, एगेरोस जेल। और ये जो मैंने आपको शो कर रखा है ये है वेल या स्लॉट। वेल मतलब क्या हो गया कि मतलब मैंने उस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ स्लॉट्स बना रखे हैं। स्लॉट्स मतलब आप समझ लो कुछ इस तरह का खड्डा किया हुआ है। अब इनके अंदर मैं डालूंगा डीएनए। क्या डालूंगा, डीएनए, यानी डीएनए को मैंने जिस एंड पे रखा है वो एंड है नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए भी है नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिविटी डीएनए को क्या करेगी, रिपेल, और दूसरी तरफ यानी एनोड की तरफ है पॉजिटिव चार्ज जो डीएनए को करेगी अट्रैक्ट, यानी कि मैं डीएनए को मूव करवाने में हेल्प कर रहा हूँ। वेल और स्लॉट में हम लोग डीएनए डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की और मैंने इनके अंदर क्या डाल दिया, डीएनए। इन चारों वेल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, डीएनए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। अब क्या होगा, डीएनए जो है धीरे धीरे मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड। कितना ज़्यादा मूवमेंट होगा डिपेंड करेगा कि वो कितना छोटा है और उसका डेंसिटी कितना कम है। वो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना एनोड की तरफ मूव करेगा।
तो ये अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग अपनी साइज के हिसाब से एनोड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। जो जितना ज़्यादा छोटा और पतला होगा वो उतना ही ज़्यादा आगे मूव करता जाएगा। ये जो अब आपको रेड कलर के बैंड्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं डीएनए बैंड्स। अब कैथोड की तरफ आपको सबसे लार्जेस्ट फ्रेगमेंट दिखेगा और एनोड की तरफ आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा सीविंग इफेक्ट को पार करता हुआ आगे मूव करता जाएगा। समझ में आई चीज़? तो ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार थियोरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो डीएनए को मैंने सबसे पहले वेल में रखा था, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट जब मैंने स्टार्ट किया एनोड और कैथोड में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई जेल के अंदर। अब डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव किया, एगेरोस जेल ने सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड किया और डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेंगे अलग अलग सीव्स के, जो इनका साइज अलग अलग है उसके थ्रू मूव करेंगे। जितना ज़्यादा फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो दूर जाएगा। तो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कैथोड की तरफ और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट एनोड की तरफ। मान के चलो नीट में 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है और 100% कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पे भी नहीं अटकोगे, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप करके आओगे रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एनसीईआरटी का फिगर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी ने प्लेट शो कर दी है जिसमें उन्होंने कितने वेल लिए हैं, टोटल 4, 1 2 3 4। अब ये इस तरफ यहाँ पर वेल है, तो अगर ये इस तरफ वेल है तो इस तरफ क्या होगा, कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए के आपको दिख रहे होंगे, डीएनए के बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। लार्जेस्ट इन्होंने रखा वेल की तरफ और स्मॉलेस्ट इन्होंने रखा प्लस यानी कि एनोड की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने इस डायग्राम के नीचे एक बहुत अच्छा लेबलिंग करके हमें शो किया है कि वेल फर्स्ट को देखो आप, यानी इस वेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीएनए मुझे दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल भी आगे की तरफ मूवमेंट इसने शो नहीं किया। इसका मतलब ये वो डीएनए है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये वो डीएनए जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे डाइजेशन का मतलब क्या है, जो क्लीव नहीं हुआ। बेसिकली डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को कट करते हो। सिमिलरली हम यहाँ पे डीएनए का, जो आप डीएनए को कट कर रहे हो आप उसको कह सकते हो डीएनए का डाइजेशन। तो अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, लेन 1 में। लेन मतलब वेल में, किसमें, लेन 1 में आपको दिख रहे हैं अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। साफ पता चल रहा है मूवमेंट इसने शो नहीं किया, इसके फ्रेगमेंट्स बने ही नहीं, इसलिए वो पूरा का पूरा चंक वहाँ पर ही रह गया। जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों लेन देख लो, आपको तीनों लेन में आपको अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए उस एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट हुआ है। अब आपके सामने वो प्लेट है, उस प्लेट में आपको आपका डीएनए मूव कर गया, बट डीएनए दिखाई नहीं देता, डीएनए दिखाई नहीं देगा। अब डीएनए अगर दिखाई नहीं दे रहा तो अपने को कैसे समझेगा कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है? तो इसके लिए मुझे कुछ प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डीएनए की करता हूँ स्टेनिंग। और डीएनए की स्टेनिंग होती है एथिडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई से। तो एथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई यूज़ की और डीएनए को हमने क्या कर दिया, स्टेन। अब डीएनए स्टेन होने के बाद भी क्लियर दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे इस पर डालनी पड़ती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। और जब मैं स्टेन्ड डीएनए पे यूवी रेडिएशंस डालूंगा तो मुझे डीएनए साफ दिखाई देता है ब्राइट ऑरेंज कलर में। कैसा दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर में मुझे डीएनए दिखने लगता है। स्टेन करने के बाद और यूवी रेडिएशंस डालने से पहले, डालने के बाद, उससे पहले नहीं। और बाद में जब ये डीएनए, अब आपको एक प्लेट के अंदर डीएनए दिखाई दे रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन फ्रेगमेंट्स को बाद में इस जेल के अंदर से धीरे धीरे निकाल लिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं, इल्यूशन। यानी कि डीएनए के बैंड्स को उस जेल से में यूवी लाइट डाल रखा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम इनको कट आउट कर लेते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन प्रोसेस। एग्जाम में आ रखी है ये सभी चीज़ें, बहुत अच्छे से समझिए आपने। अब जाके एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आएँ और अपने डाउट पूछें, ठीक है। बहुत कम डाउट्स पूछते हो आप लोग। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं डाउट पूछूंगा या डाउट पूछूंगी तो सर को लगेगा या दूसरों को लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का, ये जो लाइफ है जिसको आप स्टूडेंट लाइफ कहते हो, ये वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एक बार स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई तो आपको डाउट्स बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी में जितने डाउट्स है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी तरह के डाउट हो, आप बिल्कुल आकर हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।